अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। हम बात करेंगे गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती केस पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेस पर, इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये केस सीसीडी को क्यों नहीं दिया गया? इस केस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़ी हंगामा राई हुई। इस सारे केस के पीछे एक बॉस जी हैं, और ये बॉस जी कौन है? बॉस जी का इस सारे मामले में क्या किरदार है? मुल्जिमान जो हैं, क्या मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? बड़े अहम सवालात हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्जा साहब। सर से तफसीलात जानेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, क्या तफसीलात हैं सर के पास? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? जी सर मैं ठीक हूँ। सर एक बहुत बड़ा केस और इंटरनेशनल लेवल पे जो है, आपको पता है कि हमें बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। खैरजा सराई का सामना हुआ, बहुत ही शर्मिंदगी उठाना पड़ी है जी। गैर मुल्की खवातीन आपके मुल्क में आती हैं और वहाँ पर उनके साथ जो सलूक किया गया सब आपके सामने है। एक खातून के साथ 3 बार गैंग रेप ज्यादती की गई जी। फिर तावान की रकम जो है वो तलब की गई, उनको टॉर्चर किया गया। तो बहुत मेंटली स्ट्रेस में थी जब वो मंजर आम पर आई। और वो अगला लम्हा जो है ना, जब उनकी बाजियाबी होती है या जब वो मंजर आम पर आती हैं, या कह लें कि जब मुल्जिमों के इन दरिंदों के चुंगल से वो आज़ाद होती है ना, उसके बाद वो एक लम्हा भी यहाँ पाकिस्तान में रुकने को तैयार नहीं थी। लेकिन क्योंकि एक वाक़े की FIR दर्ज करने थी, एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट हुआ था, उसकी FIR दर्ज होना थी, उनका मेडिकल होना था, उनके बयान होने थे, उसके लिए उनकी यहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी थी और उनकी मौजूदगी यहाँ पर ज़रूरी बनाई भी गई। पुलिस की तरफ से उनको कन्विंस किया गया, ख़वातीन पुलिस अफसर की तरफ से, ख़ासकर मैं बताऊँ आपको SP मॉडल इकबाल टाउन ऑपरेशन है सिद्रा, और इन्वेस्टिगेशन कैंट की है राहिला इकबाल। ठीक है। उन्होंने बड़ा रोल अदा किया उन ख़वातीन को कन्विंस करने के लिए, उनको मोटिवेट किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ का जो है एहसास दिलाया और उनको बताया कि एक आप लोगों के साथ जो ज़्यादती जुल्म हुई है, उससे बड़ा जुल्म ये होगा कि अगर वो बग़ैर कार्रवाई के, बग़ैर लीगल जो चीज़ें हैं उनको पूरा किए बग़ैर वापस चली जाएंगी, वो उससे ज़्यादा ज़्यादती होगी। तो खैर उनको राज़ी किया गया, उनका मेडिकल लीगल कराया गया, DNA टेस्ट के लिए उनके सैंपल भिजवाए गए, फिर 164 का बयान करवाया गया और उसके बाद उनको जो है उनके वतन वापस भिजवा दिया गया। बात करते हैं इस केस के हवाले से, इसके मुल्जिमों के हवाले से। मुल्जिमों में आपको पता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो नवासे हैं वो इसमें शामिल हैं और वो मेन किरदार जो है, और जितना भी क्राइम कमिट किया गया है वो उनकी वजह से, उनके कहने पर किया गया है, उनकी सरपरस्ती में हुआ है। इसके तमाम तर मास्टरमाइंड वही थे। एक्चुअली बॉस तो वही हुआ ना जो क्राइम कमिट करा रहा है, जिसके कहने पे सारा कुछ हो रहा है। लोग बॉस को ढूंढ रहे हैं कि बॉस कौन है आखिर। अब इसमें बॉस का कई किरदार सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अहमद रजा डार के अलावा इसकी फैमिली का एक कोई और बड़ा है, वो बॉस है असल। सोशल मीडिया पर ये भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि बॉस जो इस सारे सिनेरियो में है ना, उसकी कुर्बानी जो है वो वाजिब हो गई है। मैं आपको बताऊं, वो कुर्बानी उसकी है ज़रूरी। अब वो बॉस है कौन? बज़ाहिर सरेदस्त और जो DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, वो ये बताया गया कि बॉस जो है एक मियाँ वहीद नामी शख्स है, उकाड़े से उसका ताल्लुक है, मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन बिजनेस करता है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड याफ्ता है उसका, और असल वो एक फर्जी सा करैक्टर उस सारे सिनेरियो में इन्होंने रखा था अहमद रजा डार ने, जिसे उन खवातीन के सामने वो बॉस कहकर बुलाता था। और बॉस ऐसे हो गया, बॉस ऐसे हो गया, बॉस ऐसे कर लें, बॉस इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये नुकसान दिया है, इनके साथ ये, मतलब कि उसको बॉस कहकर वो वहाँ पर अहमद रजा डार बुलाता था। लेकिन सोशल मीडिया पर बॉस जो है वो किसी और को कंसीडर किया जा रहा है। वो कोई और अहम शख्सियत है जिसको कंसीडर किया जा रहा है कि असल में बॉस वो है। और उस बॉस का तस्करा होता था, वो ही बॉस इंस्ट्रक्शन देता था, जिसकी वजह से ये आगे सारे मामला जो थे उस क्राइम सीन में चल रहे थे।
अब वो मियां वहीद के साथ उसके और साथी गनमैन जो थे वो भी साथ थे, वो भी लेके आया हुआ था, जिन्होंने ज्यादती भी की खवातीन के साथ। अब इस केस के हवाले से बहुत से सवालात ने जन्म लिया, बहुत सी कंट्रडिक्शन आई इसमें। सबसे पहली कंट्रडिक्शन तो ये आई कि पुलिस की तरफ से जो एक हैंडआउट जारी किया गया ऑपरेशन पुलिस की तरफ से, खासकर डीआईजी ऑपरेशन का जो तर्जुमान है उसकी तरफ से जो हैंडआउट प्रेस लिस्ट जारी की गई, उसमें स्टार्ट ही यहीं से था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हॉलैंड से आने वाली 15 पर कॉल पर फौरी एक्शन लिया और 2 घंटे का टाइम दिया पुलिस को कि इस तमाम तर मामले को वाइंड अप किया जाए। और 2 घंटे में पुलिस ने खवातीन को बाजियाब भी करवा लिया और 4 मुल्जमान जो मेन मुल्जम थे अहमद रजा डार समेत उनको गिरफ्तार भी कर लिया। अब ये प्रेस लिस्ट जारी होती है, उसके कोई नेक्स्ट डे बाद अगले दिन आप कह लें कि एक सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अपलोड होता है और उसमें दिखाया जाता है कि ये खवातीन पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाई, पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया, मुल्जमान खुद पेश हुए या उन पर प्रेशर डाला गया, वो आ गए और खवातीन जो है लाहौर का इलाका गाजी रोड के करीब है, वहाँ एक चौक में अहमद रजा डार की गाड़ी कहीं किसी जगह पर दूसरी गाड़ी से हिट होती है, खवातीन उसके साथ दस्तो गिरेबान होती हैं अहमद रजा डार के साथ और वो मज़ाहमत करके गाड़ी के दरवाजे खोलकर बाहर भाग जाती हैं। तो ये खवातीन वहाँ उस वक्त मंजर आम पर आती हैं, वहाँ पर जिस शहरी की गाड़ी के साथ उनकी टक्कर होती है वो 15 पर कॉल करता है, उस्मान नामी शहरी था, वो पुलिस आती है, पुलिस सारा मामला देखती है। इन फॉरनर खवातीन को जब पुलिस वहाँ पर देखती है, उनसे पूछती है, तो पुलिस खुद हैरान परेशान हो जाती है कि इन खवातीन को तो हम 2 दिन से तलाश कर रहे हैं, ये यहाँ पर किस तरह से एकदम नमूदार हो जाती है। खैर आला अफसरान को बताया जाता है, उन खवातीन को अपनी तहवील में लिया जाता है और जब ये खवातीन बरामद होती हैं ना तो सोनिया इंतहाई मेंटली स्ट्रेस का शिकार होती हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन 4 दिन में उनके साथ जो होता है ना वो तो मतलब कि एक मर्द के साथ किसी के साथ कुछ ऐसा एक्ट हुआ हो तो वो नहीं बियर कर सकता, वो अपनी असल जो मेंटल कंडीशन है बरकरार नहीं रख सकता, तो वो तो फिर खवातीन थी। तो बहरहाल ये सारा मामला हुआ, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। उसके बाद जब ये सारी कंट्रडिक्शन आई, चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर बहुत उठाया गया। फिर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तमाम क्राइम रिपोर्टर्स यूट्यूबर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने फिर सारी डिटेल A to Z जो बताई। फिर बीच में एक जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का मैटर आ गया, उसके हवाले से भी उन्होंने ऑन कैमरा माजरत की जुडिशली से कि उस वाक़े पर मैं माजरत खा हूँ, वो थोड़ा मिस हैंडल हो गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। बहरहाल डीआईजी ऑपरेशन ने बड़ा डिटेल में फिर वहाँ पर ब्रीफ किया कि ये मामला ऐसे 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 हुआ था। अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी भी बहुत हुई, क्राइम रिपोर्टर्स ने बहुत आड़े हाथों लिया, लेकिन मेरा ख्याल मैं समझता हूँ बीइंग प्रोफेशनल ये सारा कुछ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक बहुत सेंसिटिव इशू था और बहुत बड़ा केस था, एक इंटरनेशनल लेवल पर आपके मुल्क की बदनामी हो रही थी। उस हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर थे, मुल्जमान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और कानूनी तरीके से क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और क्या क्या पुलिस ने इक़दाम किए हैं, उन खवातीन की सेटिस्फिकेशन पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो कुछ की गई उनके साथ ज़्यादती पर, वो सामने आनी थी, वो सारी चीज़ें आनी थी। लेकिन वहाँ पर जो बदमज़गी हुई है ना, वो बदमज़गी के लिए ना तो वो फोरम ठीक था और ना वो मौका ठीक था। एक मैसेज जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर गया है वो अच्छा मैसेज नहीं गया। और मैं समझता हूँ कि कुछ ज़ाती इश्यूज जो आपके हैं, मैं किसी की कोई साइड इसमें नहीं, ना मैं किसी पुलिस की साइड, ना मैं अपनी बरादरी की कोई साइड लेना चाहूँगा। बात करनी चाहिए आपको, मेरिट पे करनी चाहिए। आपके मामलात, आपके इश्यूज हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी के हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपने उनको, पुलिस को फ़र्ज़ करें टफ टाइम देना है, तो आपके पास तो यार इतना बड़ा इशू था ये ख़ैर मुल्की ख़वातीन वाला, इतनी कमज़ोरियाँ पुलिस की थी, बहुत सारे लकूनास थे उसमें, तफ्तीश में भी और पुलिस के एक्ट में, पुलिस के बयान में। आप उस इशू पे रख के आप पुलिस को रगड़ सकते थे,
लेकिन आपने क्या किया कि आपके जो जाती इश्यूज थे आपने ऑन कैमरा सारी दुनिया में जग हसाई अपनी करवाई है कि यार बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता, मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तो ये इशू ऑन कैमरा इस तरह तो नहीं हुआ डिस्कस। का मतलब कि हम कमज़ोर लोग हैं, हम कुछ नहीं उनका कर सकते। ठीक है यार, आपके पास एक प्रोफेशन है, आपको अल्लाह मियां ने अकल दिया, पढ़े लिखे लोग हो, तो आप पढ़े लिखे होने का सबूत भी तो दो ना। अब वहां पर जो खिचड़ी पक गई, जो हंगामा रही हुई और जो मतलब के गलत जबान इस्तेमाल की गई, मुझे इन सब चीज़ों से एतराज़ है। ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था। ना दूध के धुले हुए हम लोग हैं, ना दूध के धुले हुए DI साहब या पुलिस के दूसरे अफसरान हैं। गलतियां कुताहियां दोनों साइडों पर हैं और दोनों की तरफ से हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपनी पूरी रीझ उतारता है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। वो उनको जहां भी कोई मौका मिले तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते। बहरहाल एक अफसोसनाक वाकया, अफसोसनाक इशू था, एक दर्दनाक वाक्य पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो फोरम जो था वो ये सारे कुछ करने के लिए मुनासिब नहीं था। आपके अगर अपनी चीज़ें डिस्कस करनी थी, आप तमाम कम्युनिटी के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करते, और या तो आपको चाहिए था कि आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना होने देते, आप बाइकाट कर देते सारे के जी हमने आपको रेस्क्यू नहीं करना, हम बाइकाट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे एक पैगाम जा रहा है और वहाँ पर ये जा रहा है कि भाई ये इदारे जो हैं, ये इनके अपने जर्नलिस्ट, अपने सहाफ़ी जो हैं, वही उनसे राज़ी नहीं है, वही खुश नहीं है उनसे। बहरहाल एक मतलब कि समझ नहीं आई कि ये काम होना नहीं चाहिए था, अच्छी बात नहीं है ये, और इस तरह से गलत हुआ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए भी शर्मिंदगी है, इदारों के लिए भी शर्मिंदगी है। जी बिल्कुल। DIG साहब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे। छोड़ के क्या जाना सोनिया, देखो अब वहां पर जब जिस तरह की खिचड़ी पक गई थी, किसी की आवाज़ जो है वो एक दूसरे की आवाज़ों से ऊंची हो रही थी, ना वहां पर कोई सवाल जवाब कर सकता था, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मकसद था असल वो कंटिन्यू रह सकती थी। अब खिचड़ी सी पक में आप कुछ कह रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, जैद कुछ कह रहा है, बकर कुछ कह रहा है, सब शाउटली वहां पर अपना अपना जो है ना वो रोना रो रहे हैं। मेरा फ़ोन नहीं उठाया जाता, मेरा फ़ोन नहीं सुनते, मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है, आप लोग जो हैं वो कहते हैं साफियों को गालियाँ निकालते हैं, फलां करते हैं, डिमकान करते हैं। यार किसी की क्या जरूरत है, पीठ पीछे तो बादशाहों को भी लोग गालियाँ निकालते हैं, इसमें क्या हो गया? मुझे आप अगर अच्छे सहाफ़ी हो तो आप उसको ऑन कैमरा आप अपनी कलम से उसको जवाब दो, और जवाब भी आप उसको मेरिट पे दो। ये नहीं कि आप किसी जातियात पे उतरो उसको, आप मेरिट पे अपना प्रोफेशन का इस्तेमाल करो, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करो, और उस बंदे को इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारा इस तरीके से, जायज़ तरीके से, अच्छे तरीके से मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी ये फलां फलां चीज़ें हैं, मैं इनको अया करूँगा जो मेरिट पर हो, झूठ पे नहीं, मेरिट पे चीज़ें लेके हैं, सारा कुछ मौजूद है, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो था वो समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया। बात कर लें अब मुलजमों की तरफ से। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग की गई, फेसबुक पे आ जाओ आप, ट्विटर पे आ जाओ आप, यूट्यूब पे आ जाओ। हर एक का यही सवाल था कि केस CCD को क्यों नहीं दिया गया, या CCD ने केस क्यों नहीं लिया। बार बार लोग बात करते हैं कि किधर है सोहेल जफर चट्टा साहब, CCD कहाँ है? अब यहाँ पे लोग इनके मुल्जिमान के नेफे में पिस्टल क्यों नहीं चला? यहाँ गैंगरेप नहीं हुआ क्या? इनके नेफे में पिस्टल नहीं चलना चाहिए था? बल्कि लोग तो ट्रोलिंग इस हद तक करते हैं, मस्खरापन जो है ना वो इस हद तक होता है, वो कहते हैं भाई इन लोगों के नेफे में जो है पिस्टल नहीं चल सकता। वजह क्या है कि इन लोगों का तो नेफा ही नहीं होता, ये पहनते ही बेल्ट हैं, तो नेफा तो है कोई नहीं, तो बेल्ट में पिस्टल कैसे चलेगी? पिस्टल तो चलती है नेफे में। तो इस पे बहुत ट्रोलिंग हो रही है कि ये CCD को जो है ये केस दिया जाना चाहिए था, या CCD को ये केस ले लेना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि इस केस में कुर्बानी जो है ना, वो जो एक बॉस था ना, उसकी बॉस की कुर्बानी जो है वो देना पड़ेगी, वो वाजिब है कुर्बानी, क्योंकि मामलात बहुत हद तक आगे निकल चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासकर उस शख्सियत को जिसकी अहमद रज़ा डार करीबी अजीज़दारी है जिसके साथ, वो उससे भी मतलब कि सोशल मीडिया पर कह रहे हैं लोग जो हैं वो कि जी उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए। आपके ज़राए के मुताबिक बॉस कौन है? देखो सोनिया, बॉस वो एक फर्जी किरदार मियाँ वहीद का ही है, जो वहाँ पर उस टाइम किया जा रहा था, डिस्कस हो रहा था, जिसे बार बार कॉल किया जा रहा था, और फिक्स भी ये बाकी के मुल्ज़मान होंगे।
और मेरी नज़र में जो एक डीआईजी से फैसल कामरान साहब ने एक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बल्कि उनसे ये भी कहा गया था कि ये केस सीसीडी को क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि सीसीडी के जो केस है वो आता है 365B अगवा बराए तवान, वो सीसीडी के उसमें आता है, वो दवा इसमें लगी हुई है। और साथ दूसरा जो अपना क्राइम कमिट किया गया वो ज्यादती का, उसके लिए SSIOU को एक बनाया हुआ है, वो उस चीज़ को देखता है। तो वो जो है लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन पुलिस उस मामले को वो देखती है। तो वो 7 इश्यूज हैं, इस वजह से केस सीसीडी को दिया नहीं जा सकता। तो बल्कि मेरा क्या, हर किसी का ये सवाल है, सोशल मीडिया पर अब उठा के देख लें, हर दूसरा बंदा ये पूछ रहा है फैसल कामरान साहब से कि कामरान साहब अगर आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये केस सीसीडी का नहीं बनता, तो अब तक सीसीडी ने कुछ सैकड़ों लोग जो हैं वो रेपिस्ट मारे हैं, बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले मारे हैं, गैंग रेप वाले मारे हैं। तो सीसीडी का वो इकदाम गलत था। फिर अगर उनका वो इकदाम गलत था तो फिर जो आपका ये मौक़िफ़ है ये गलत है। कोई चीज़ तो एक दोनों में से गलत है ना। लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि ये केस सीसीडी को दिया जाए, लेकिन अब चूंकि एक नाम उसमें ऐसा है, वहाँ पर सीसीडी के पर जलते हैं। सीसीडी के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस केस को जाके खुद से हैंड ओवर कर ले। हालांकि सीसीडी के पास इख्तियार है कि कोई भी केस हो, वो किसी केस की भी तफ्तीश मुलजम को जाकर ले सकते हैं। मैडम CM ने इतने इख्तियारात उनको दिए हुए हैं। लेकिन अब इस हवाले से जो इस केस के मुलजमान हैं उनके मुतल्लक, क्योंकि अब केस सीसीडी के पास तो है नहीं है, तो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पुलिस देख रही है, ऑपरेशन पुलिस देख रही है। और अगर तो मैं तो समझता हूँ कि जो एक गुफ्तगू चल रही है, महकमे में भी चल रही है, ओपनली भी चल रही है कि बॉस की कुर्बानी जो है वो वाजिब हो गई है। बॉस की और कुर्बानी तो ऑपरेशन पुलिस या इन्वेस्टिगेशन पुलिस उससे बॉस की कुर्बानी लेगी या नहीं लेगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। और जो मेन अहम किरदार अहमद रजा डार है, उसके हवाले से आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो डिटेल फैसल कामरान साहब ने दी थी, उससे जो हमने अखज़ किया, या बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, जो मेरा तजर्बा है, उस हवाले से मुझे शायद लगता है कि जो 365B की दफ़ा है ना, ये इसमें से हज़फ हो जाएगी और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा शायद 342 में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो एक उन्होंने फ़िक्रा बोला था कि उनके कारोबारी मामलात लेन देन के थे, तो उनको वहाँ पर हब्से बेजा में रखा गया था। तो अगवा बराए तावान जो है वो यहाँ पर शायद चेंज हो जाए और वो हब्से बेजा में तब्दील हो जाए। और हब्से बेजा में तब्दील हो गई तो सिर्फ ये 342 दफ़ा है, उसमें अहमद रजा डार बहुत क्लियरली, आसानी से उसमें क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि वो जो गैंग रेप की दफ़ा है 376A, उसमें एलिगेशन अहमद रजा डार पर नहीं है, वो क्राइम उसने कमिट नहीं किया। तो इसमें जान छुटती हुई तो बहुत आसानी से नजर आ रही है। लेकिन कुर्बानी फिर मैं कहूँगा बॉस की वाजिब है। और लोगों को थोड़ा सा सांस दिलवाने के लिए, लोगों की सेटिस्फिकेशन के लिए, पब्लिकली सेटिस्फिकेशन के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मुल्जिमान की सजाओं के हवाले से बताइएगा कि आप लगता है कि सजाएं होंगी? अगर तो कोई पिस्टल विस्टल नेफे में ना चला या कोई साथी छुड़ाने ना आए, तो ये जो बाकी लोगों ने क्राइम कमिट किया है उनको तो सजा मिलेगी इसमें। उनको तो एक लंबा अरसा जो है इसमें पी काटना पड़ेगी इसमें। लेकिन बॉस की कुर्बानी वाजिब है। वाजिब है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया।